नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय प्रमाण पत्र कार्यक्रम पोषण एवं बाल देखभाल में सर्टिफिकेट सीएनसीसी 1 समुदाय और पोषण ब्लॉक 6 पोषण कार्यक्रम इकाई 23 मुख्य पोषण कार्यक्रम 1 पोषणहीनता जन्य रोगों की रोकथाम के कार्यक्रम 23.1 प्रस्तावना। आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति काफी समय तक आहार में किसी विशेष पोषक तत्व की अपर्याप्त मात्रा ले तो वह उस पोषक तत्व की कमी, जैसे किसी विटामिन या खनिज लवण की कमी, के लक्षणों से पीड़ित हो जाता है। इन विसंगतियों से बचाव का एक उपाय है उस व्यक्ति को विटामिन और खनिज लवणों से युक्त आहार दिया जाए। परंतु प्रायः आर्थिक अभाव के कारण निर्धन व्यक्ति इस प्रकार का भोजन जुटा पाने में असमर्थ होते हैं। सरकार के लिए भी इन व्यक्तियों को नियमित रूप से प्रतिदिन पूर्ण आहार देना संभव नहीं है। इसके स्थान पर भारत सरकार ने रोग निरोधक कार्यक्रमों का आयोजन किया है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत व्यावसायिक रूप से बनाए गए विटामिन और खनिज लवण योजनाबद्ध कार्यक्रमों के द्वारा अति संवेदनशील वर्गों तक पहुंचाए जाते हैं। डंडा इन कार्यक्रमों को पोषणहीनता जन्य रोग नियंत्रक कार्यक्रम या रोग निरोधक कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। यह कार्यक्रम अल्पकालिक हैं और इस आधार पर चलाए जाते हैं कि जैसे जैसे लोगों की आय बढ़े और वे संतुलित आहार लेने में सक्षम हो जाएं, वैसे वैसे इन्हें बंद कर दिया जाए। इस विशेष इकाई में आप 3 पोषणहीनता जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के विषय में पढ़ेंगे। ये हैं पोषणजन्यता की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय रोग निरोधक कार्यक्रम, पोषणजनिमिया नियंत्रण संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम और आयोडीन रोग निरोधक कार्यक्रम। आपको इन कार्यक्रमों के उद्देश्यों, लाभार्थियों और वितरण प्रणाली के विषय में जानकारी मिलेगी। उद्देश्य: इस इकाई को पढ़ने के बाद आप पोषणहीनता जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमों का आधार बता पाएंगे तथा निम्नलिखित पोषणहीनता जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के उद्देश्य, लाभार्थी और लाभ वितरण के तरीके के विषय में बता सकेंगे। पोषणजन्यता की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय रोग निरोधक कार्यक्रम, पोषणजनिमिया नियंत्रण संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम, आयोडीन रोग निरोधक कार्यक्रम। 23.2 पोषणजन्यता की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय रोग निरोधक कार्यक्रम। क्या आप विटामिन ए की कमी के कुछ लक्षण बता सकते हैं? इकाई 17 खंड 5 विटामिन ए की कमी से रात्रि अंधता और आंख की अन्य तकलीफें जैसे कि कंजक्टिवा का सूखना, बिटोट्स बिंदु हो जाते हैं। ये खतरनाक नहीं होते क्योंकि विटामिन ए लेने से ठीक हो सकते हैं। विटामिन ए की कमी से विशेषकर शाला पूर्व बच्चों में 1 से 5 वर्ष कैरोटोमलेशिया हो जाता है। ऐसी अवस्था में कॉर्निया, आंख का काला भाग, पूर्ण रूप से खराब हो जाता है। खराब कॉर्निया का उपचार नहीं किया जा सकता और इसके परिणाम स्वरूप बच्चा दृष्टिहीन हो जाता है। अंधता या अंधे बच्चों के परिवार तथा समाज पर बुरे सामाजिक और आर्थिक प्रभाव होते हैं। इसीलिए इससे बचाव के लिए पूरे देश में व्यापक रूप से विटामिन ए को वितरित करने का कार्यक्रम चलाया गया है। इस कार्यक्रम का मूलाधार यह है कि दैनिक आवश्यकता से अधिक मात्रा में ग्रहण किया गया विटामिन ए यकृत, लिवर में संचित हो जाता है। दूसरे शब्दों में, यकृत एक बैंक की भांति कार्य करता है जिसमें अतिरिक्त विटामिन ए एकत्रित हो जाता है और जब आहार में विटामिन की कमी होती है तो शरीर यकृत में संग्रहित विटामिन ए का प्रयोग करता है। इस ज्ञान का लाभ उठाते हुए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने 2000 बच्चों को साल में 2 बार विटामिन ए बड़ी मात्रा में दी। यह बड़ी मात्रा 6 महीने तक के लिए विटामिन ए को दैनिक आवश्यकता के लिए पर्याप्त थी। 1 वर्ष बाद इन बच्चों की जांच से उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए जो निम्न प्रकार से हैं। कोई भी बच्चा रात्रि अंधता से ग्रस्त नहीं था। किसी भी बच्चे में कंजक्टिवा का सूखापन या बिटोट्स बिंदु उत्पन्न नहीं हुए। किसी को भी पोषणजन्यता नहीं हुई। इस प्रकार पोषणजन्यता से बचाव के लिए राष्ट्रीय रोग निरोधक कार्यक्रम का जन्म हुआ। आइए अब इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से पढ़ें। इस कार्यक्रम तथा खंड में दिए गए अन्य पोषण कार्यक्रमों को हम 3 मुख्य भागों में पढ़ेंगे। ये भाग हैं उद्देश्य, लाभार्थी और वितरण प्रणाली। आपको इन शब्दों के अर्थ से अवश्य परिचित होना चाहिए।
उद्देश्य वह लक्ष्य जिन्हें कार्यक्रम के द्वारा प्राप्त करने की आशा की जाती है। लाभार्थी पोषण कार्यक्रमों के लाभ सिर्फ समाज के अति संवेदनशील वर्गों तक ही पहुंचाए जाते हैं। प्रत्येक कार्यक्रम समाज के किसी विशिष्ट अति संवेदनशील समूह के लिए लक्षित किया जाता है। इस कार्यक्रम से लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को लाभार्थी कहा जाता है। वितरण प्रणाली से अभिप्राय है कार्यक्रम के लाभ के वितरण के तरीके। आइए अब हम पोषणजन्य अंधता की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय रोग निरोधक कार्यक्रम के उद्देश्य, लाभार्थी और वितरण प्रणाली के विषय में चर्चा करें। उद्देश्य इस कार्यक्रम का उद्देश्य विटामिन ए की एक बड़ी खुराक देकर बच्चों 6 महीने से 5 वर्ष में विटामिन ए की कमी से होने वाली अंधता को रोकना है। लाभार्थी 6 महीने से 5 वर्ष तक के सभी बच्चे, विशेषकर वे बच्चे जो गांव, आदिवासी क्षेत्रों और शहरी गंदे इलाकों में रहते हैं, इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। खुराक और वितरण प्रणाली 1 से 5 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को तेल में बनाई गई विटामिन ए की तरल खुराक जिससे 2 लाख आयु 2 मिस्टर ली तेल में विटामिन ए मिलता है, दी जाती है। विटामिन ए के घोल को सूर्य की किरणों से बचाकर रखना चाहिए और जिस बोतल को एक बार खोल लिया जाता है उसे 6 से 8 हफ्तों के अंदर प्रयोग कर लेना चाहिए। बच्चे को 5 वर्ष की आयु तक मुंह द्वारा विटामिन ए की 9 खुराकें मिल जानी चाहिए। 6-12 महीने के बीच की आयु के शिशु को 1 लाख आयु की खुराक दी जाती है। 9-12 महीने की आयु से शिशु को खसरे का टीका लगाते समय ही साथ में विटामिन ए की 1 लाख आयु की खुराक भी देनी चाहिए। 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे को दी गई विटामिन ए की खुराक का लेखा जोखा रखने के लिए जच्चा बच्चा प्रतिरक्षीकरण कार्ड प्रयोग में लाना चाहिए। इसी तरह 5 वर्ष की आयु तक समन्वित बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत बच्चे की वृद्धि जानने के लिए प्रयोग किए गए वृद्धि चार्ट या रजिस्टर का प्रयोग उनको दी जाने वाली विटामिन ए की खुराक का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाना चाहिए। विटामिन ए का वितरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी सहायक नर्सदाई ऑक्सिलियरी नर्स/मिडवाइफ द्वारा किया जाता है। एक राज्य में 3000-5000 व्यक्तियों के लिए एक सहायक नर्सदाई होती है। उसका मुख्य कार्य परिवार कल्याण करना है। वह लोगों को स्वस्थ रहन सहन के विषय में जानकारी देती है और पोषण कार्यक्रमों के लाभ उन तक पहुंचाने में मदद करती है। खुराक का वितरण 6 महीने में एक बार लाभार्थी के घर जाकर किया जाता है। कार्यकर्ता को ऐसा सुझाव दिया जाता है कि वह जैसे ही विटामिन ए की खुराक प्राप्त करे, उसे इस इलाके के सभी जरूरतमंद बच्चों को जल्दी से जल्दी उनके घर जाकर दे दे। चिकित्सालयों या एक स्थान पर ही विटामिन ए की खुराक बांटने की सलाह नहीं दी जाती है। जहां पर समन्वित बाल विकास सेवाएं उपलब्ध हैं, उन स्थानों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा समन्वित बाल विकास योजना के विषय में आपको अधिक जानकारी इकाई 24 में दी जाएगी। बोध प्रश्न 1-2 पोषणजन्य अंधता की रोकथाम के लिए रोग निरोधक कार्यक्रम का मूल आधार क्या है? 23.3 पोषणजन्य एनीमिया नियंत्रण संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम। हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली एक अन्य मुख्य पोषण संबंधी समस्या है एनीमिया। यह महिलाओं, विशेषतः गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं और छोटे बच्चों में अधिक देखी जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित अन्य कई अनुसंधान संस्थाओं द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से यह पता चलता है कि हमारे देश में निर्धन वर्गों के लगभग 50% शाला पूर्व बच्चे एनीमिया से ग्रस्त हैं। महिलाओं में, विशेषकर गर्भावस्था में 70% या इससे भी अधिक एनीमिया होने की संभावना है। 100 मिली रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा 10 ग्राम से कम डंडा बार बार गर्भ धारण करने के कारण महिलाओं में एनीमिया और गंभीर हो जाता है। आप जानते हैं कि एनीमिया से शरीर के कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। एनीमिक महिलाएं अधिकतर कम भार के बच्चों को जन्म देती हैं। 2.5 किलोग्राम से कम जन्म भार डंडा, इससे मां की मृत्यु भी हो सकती है। पोषणजन्य एनीमिया के गंभीर परिणाम देखते हुए सरकार ने पोषणजन्य एनीमिया नियंत्रण संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया। उद्देश्य इस कार्यक्रम का लक्ष्य प्रजनन में सक्षम आयु की महिलाओं, विशेषकर गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं तथा शाला पूर्व बच्चों में एनीमिया की व्यापकता व दर को कम करना है।
कार्यक्रम मुख्यतः निम्न बातों पर ध्यान देता है: लौह तत्व से भरपूर खाद्य पदार्थों का नियमित सेवन, अधिक संवेदनशील समूह को लौह तत्व और फॉलिक अम्ल गोलियों के रूप में देना तथा एनीमिया से ग्रस्त व्यक्तियों की पहचान और उनका उपचार करना। लाभार्थी इस कार्यक्रम के लाभ निम्नलिखित व्यक्तियों तक पहुंचाए जाते हैं: क. गर्भवती महिलाएं। ख. स्तनपान कराने वाली महिलाएं। ग. परिवार नियोजन को अपनाने वाली महिलाएं, जो महिलाएं परिवार नियोजन के अंतर्गत गर्भाशय गर्भ निरोधक साधन और नसबंदी जैसे तरीके अपनाती हैं, तथा घ. 1 से 5 वर्ष की आयु के दोनों लिंगों के बच्चे। वितरण प्रणाली: एनीमिया से ग्रस्त व्यक्तियों को मुख्यतः लौह तत्व और फॉलिक अम्ल की गोलियां बांटी जाती हैं। प्रायः 2 तरह की गोलियां बांटी जाती हैं: 1. बड़ी गोलियां महिलाओं के लिए, जिनमें प्रत्येक गोली में 60 मिलीग्राम लौह तत्व फेरस सल्फेट और 500 ग्राम फॉलिक अम्ल होता है। गर्भ की पहली तिमाही के बाद एक बड़ी गोली प्रतिदिन 100 दिनों तक गर्भवती महिलाओं को देनी चाहिए। पहली तिमाही के बाद टेटेनस का टीका लगवाने के लिए आई गर्भवती महिलाओं को यह गोलियां बांटनी चाहिए। इसी प्रकार स्तनपान कराने वाली महिला और अंतर्गर्भाशय गर्भ निरोधक साधन अपनाने वाली महिलाओं को भी एक गोली प्रतिदिन 100 दिनों तक मिलनी चाहिए। टीके लगवाने के समय माताएं अक्सर अपने शिशुओं के साथ आती हैं। इस समय पर उन्हें गोलियां दी जा सकती हैं। 2. छोटी गोलियां बच्चों के लिए, जिनमें प्रत्येक गोली में 20 मिलीग्राम लौह तत्व और 100 ग्राम फॉलिक अम्ल होता है, प्रतिदिन 1 वर्ष में 100 दिनों के लिए दी जाती हैं। बच्चों में वृद्धि के रिकॉर्ड के लिए प्रयुक्त रजिस्टर में गोलियों के सेवन का रिकॉर्ड भी रखा जाता है। बहुत छोटे बच्चे जो गोली निगल नहीं सकते, उन्हें लौह तत्व और फॉलिक अम्ल की छोटी गोली में उपस्थित मात्रा के बराबर 2 मिली घोल दिया जाता है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता जैसे सहायक नर्स दाई auxiliary.nurse/midwife इन दवाइयों घोल का वितरण करती हैं। आजकल समन्वित बाल विकास सेवाओं की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी लौह तत्व तथा फॉलिक अम्ल की गोलियों का वितरण करती हैं। बोध प्रश्न 2। 1. बताइए कि नीचे दिए गए कथन सही है या गलत। गलत वाक्यों को ठीक कीजिए। क. पोषणाजेनीमिया नियंत्रण संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रजनन में सक्षम आयु वर्ग की महिलाएं और बच्चे लाभार्थी है। सही गलत। ख. पोषणाजेनीमिया केवल लौह तत्व और फॉलिक अम्ल की कमी से होता है। सही गलत। ग. एनीमिया से प्रसव के दौरान महिला की मृत्यु भी हो सकती है। सही गलत। घ. पोषणाजेनीमिया नियंत्रण राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों को लौह तत्व और फॉलिक अम्ल की बराबर मात्रा की खुराक दी जाती है। सही गलत। 23.4 आयोडीन रोग निरोधक कार्यक्रम। गलगंड, जैसा कि आप जानते हैं, ऐसी अवस्था है जिसमें गल ग्रंथि, जो गर्दन से आगे के भाग में होती है, बड़ी हो जाती है। यह आयोडीन की कमी के कारण होता है। वास्तव में आयोडीन की कमी न केवल गलगंड बल्कि बहुत सी अन्य अपंगताएं, विसंगतियां जैसे बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास में रुकावट, बच्चों में सुनने और बोलने की शक्ति में कमी और महिलाओं में अचानक गर्भपात तथा मृत शिशु का जन्म भी हो सकता है। खंड 5 इकाई 18 डंडा। जैसा कि आपने खंड 5 की इकाई 18 में पढ़ा था कि आयोडीन की कमी देश के कुछ हिस्सों क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। सर्वेक्षणों से ज्ञात हुआ है कि गलगंड की बीमारी हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह क्षेत्र उत्तर पश्चिम में कश्मीर से लेकर पूर्व में नागा पहाड़ियों तक फैला है और इस क्षेत्र में विभिन्न राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। इसके अतिरिक्त हाल ही में गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और इनके पड़ोसी राज्य जैसे दिल्ली और केरल में गलगंड से प्रभावित क्षेत्रों का पता चला है। अनुमान है कि लगभग 140 लाख लोग इन स्थानिक, जहां गलगंड अधिक पाया जाता है, क्षेत्रों में रहते हैं और लगभग 40 लाख लोग आयोडीन की कमी से उत्पन्न विसंगतियों रोगों से पीड़ित है। आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोगों के स्वास्थ्य और समाज पर गंभीर प्रभावों को देखते हुए भारत सरकार ने सन 1962 में राष्ट्रीय गलगंड नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया।
यह कार्यक्रम अब आयोडीन रोग निरोधक कार्यक्रम कहलाता है। यह एक अध्ययन पर आधारित है। कार्यक्रम का आधार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा कांगड़ा घाटी में मध्य 1950 में किया गया एक अध्ययन है। अध्ययन से यह पता चला कि साधारण नमक के स्थान पर आयोडीनीकृत नमक के प्रयोग से गलगंड की दर काफी कम हो जाती है। इस अध्ययन के परिणामों को ध्यान में रखते हुए ही आयोडीन रोग निरोधक कार्यक्रम शुरू किया गया। उद्देश्य। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। गलगंड से प्रभावित क्षेत्रों का पता लगाना, गलगंड से प्रभावित क्षेत्रों में साधारण नमक के स्थान पर आयोडीनीकृत नमक पहुंचाना तथा कुछ समय पश्चात कार्यक्रम के प्रभाव को आंकना। इस समय आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे होंगे, जैसे नमक का आयोडीनीकरण क्यों किया जाता है? अन्य खाद्य पदार्थों को आयोडीनीकृत क्यों नहीं किया जाता? इस प्रश्नों के उत्तर उल्लेखनीय एक में दिए गए हैं। उल्लेखनीय एक, आयोडीन की पूर्ति के माध्यम के रूप में साधारण नमक। साधारण नमक को पोटेशियम आयोडेट, आयोडीन का एक यौगिक है, से आयोडीनीकृत किया जाता है। साधारण नमक को आयोडीनीकृत करने के लिए प्रस्तावित न्यूनतम स्तर है 1,00,000 हिस्से नमक में 25 हिस्से आयोडीन। इससे 10 ग्राम आयोडीनीकृत नमक से 150 ग्राम आयोडीन प्राप्त होगी। हमारे देश में नमक को आयोडीनीकृत करने के कारण नीचे दिए गए हैं। 1. नमक हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सामाजिक तथा आर्थिक स्तर का विचार किए बिना समाज के हर वर्ग द्वारा नियमित रूप से प्रयोग किया जाता है। 2. प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 10-15 ग्राम नमक का प्रयोग करता है, जबकि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दूसरे खाद्य पदार्थों के प्रयोग की मात्रा में बहुत भिन्नता पाई जाती है। 3. नमक का उत्पादन कुछ चुने हुए स्थानों पर ही किया जाता है, अतः इसका स्तर नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। 4. नमक में आयोडीन डालने से उसके स्वरूप या स्वाद में कोई अंतर नहीं आता। 5. नमक में आयोडीन मिलाने की विधि अन्य खाद्य पदार्थों में आयोडीन मिलाने की विधियों की अपेक्षा बहुत सरल तथा सस्ती है। वितरण प्रणाली। आयोडीनीकृत नमक का उत्पादन देश में कुछ चुने हुए क्षेत्रों में ही किया जाता है। नमक बनाने वाले संयंत्रों से जो गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु में हैं, आयोडीनीकृत नमक प्राथमिकता के अनुसार रेलगाड़ी और अथवा सड़कों के द्वारा गलगंड के स्थानिक क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। स्थानिक क्षेत्रों में व्यापारियों को बिना आयोडीनीकृत नमक को बेचने से रोका जाता है। स्थानीय प्रशासन का यह कार्य है कि वह यह देखे कि आयोडीनीकृत नमक स्थानिक क्षेत्रों में पहुंच रहा है तथा अन्य क्षेत्रों से बिना आयोडीनीकृत साधारण नमक इन क्षेत्रों में न आ सकें। इस कार्यक्रम को ठीक से चलाने में कुछ कठिनाइयां आती हैं, जैसे कठिन रास्ते, आयोडीनीकृत नमक का कम उत्पादन, नमक के स्थानांतरण में असुविधाएं, स्थानीय व्यापारियों को प्रशासन के साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित करने में परेशानी, अपर्याप्त लाभ के कारण आदि। हालांकि यह कार्यक्रम पिछले कई दशकों से चल रहा है, फिर भी गलगंड तथा आयोडीन की कमी से उत्पन्न अन्य विसंगतियों के सुधार में कोई खास उन्नति नहीं हुई है। इसका कारण स्थानिक क्षेत्रों में नमक की दोहरी आपूर्ति है, अर्थात आयोडीनीकृत और बिना आयोडीनीकृत साधारण नमक, दोनों प्रकार का नमक इन क्षेत्रों में मिलता है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार अब इस बात पर विचार कर रही है कि पूरे देश में सिर्फ आयोडीनीकृत नमक का ही उत्पादन हो ताकि आयोडीनीकृत नमक सभी जगह पहुंच सकें। बोध प्रश्न 3 हमारे देश में आयोडीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए केवल नमक को ही माध्यम के रूप में चुना गया है, क्यों? अब तक आपने पढ़ा कि रोग निरोधक कार्यक्रम के अंतर्गत समाज के अति संवेदनशील वर्गों को विटामिन ए, लौह तत्व और आयोडीन की निरोधक मात्रा दी जाती है। इन कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए जिस महत्वपूर्ण घटक की आवश्यकता है, वह है पोषण शिक्षा। उल्लेखनीय 2 में इन निरोधक कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण घटक पोषण शिक्षा के महत्व के बारे में बताया गया है। उल्लेखनीय 2 पोषण कार्यक्रमों की सफलता के लिए पोषण शिक्षा के प्रति जागृति का महत्व। आपके विचार में निरोधक कार्यक्रमों की सफलता के लिए क्या जरूरी है? आम सोचेंगे कि अगर सही मात्रा में दवाई ठीक समय पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता तक पहुंच जाए और उस दवाई को लाभार्थी तक पहुंचा दिया जाए तो कार्यक्रम सफल हो जाएगा। फिर भी
यह जानकर आप काफी आश्चर्यचकित होंगे कि इसके बावजूद भी 5 असफल हो सकता है। कई बार किसी विशेष विटामिन या खनिज लवण की मात्रा उपलब्ध होने के बावजूद लाभार्थी तक पहुंच नहीं पाती। स्वास्थ्य कार्यकर्ता के हाथ और लाभार्थी के मुंह के बीच की कड़ी स्वास्थ्य जागरूकता और पोषण शिक्षा के अभाव के कारण से टूटती है। नीचे दिया गया उदाहरण इन दोनों भावों का महत्व बताता है। आंध्र प्रदेश में रंगारेड्डी जिले में ओनहरम और डोमा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में किए गए अध्ययन से यह पता चला कि लाभार्थियों में एनीमिया के विषय में बहुत कम जागरूकता थी। कुछ लोगों ने एनीमिया के कुछ संकेत, चिन्ह और लक्षण बताए, जैसे थकावट, सिर चकराना, पसीना आना, कम भूख लगना और पैरों का सूत्र होना आदि। लेकिन उन्होंने इन लक्षणों को इतनी गंभीरता से नहीं लिया कि वे इनके कारण गोलियां खानी शुरू कर दें। जिन कुछ लोगों ने दवाइयां लीं, उन्होंने खाने के बाद परेशानी महसूस की, जैसे उदर में दर्द, उल्टी आना, काला मल या अतिसार। अब यहाँ आप इन निरोधक कार्यक्रम में शिक्षा के महत्व को महसूस कर रहे होंगे। लोगों को गोलियां देने से पहले कुछ प्रश्नों के जवाब देने जरूरी है, जैसे एनीमिया क्या है, एनीमिया के दुष्प्रभाव क्या होते हैं, उन्हें कौन सी गोलियां दी जा रही है, क्या ये गोलियां उन्हें स्वास्थ्य केंद्रों से मिलने वाली गर्भ निरोधक गोलियों जैसी ही है या अलग है, इन गोलियों से उन्हें क्या लाभ होंगे, इन गोलियों के क्या सह प्रभाव है, अगर वे इन सह प्रभावों को महसूस करें तो क्या वे इन गोलियों का सेवन बंद कर दें। बच्चों को विटामिन ए की खुराक देने का सही समय क्या है, वे आयोडीनीकृत नमक कहां से प्राप्त कर सकते हैं, अगर वे बिना आयोडीनीकृत नमक का सेवन करते रहें तो उन्हें क्या हानि हो सकती है। स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के विभिन्न विभागों से स्वास्थ्य कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्थाएं और सामाजिक कार्यकर्ता स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी लोगों तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए दृश्य श्रव्य, सुनने और देखने की सहायक वस्तुओं जैसे चार्ट, मॉडल, नसूने, फ्लैश कार्ड, पोस्टर, कठपुतलियां और रेडियो और टेलीविजन के कार्यक्रम तथा लिखित सामग्री इत्यादि का प्रभावपूर्ण प्रयोग कर सकते हैं। हो सकता है आप ऊपर बताए गई कुछ दृश्य श्रव्य वस्तुओं और किसी संदेश के प्रचार में उनके प्रयोग से परिचित न हों। परिशिष्ट एक में पोषण शिक्षा और पोषण संबंधी संदेशों को लोगों तक पहुंचाने में दृश्य श्रव्य वस्तुओं के प्रयोग के विषय में विस्तृत विवरण दिया गया है। इस परिशिष्ट में उपरोक्त उद्देश्य के लिए कुछ सरल पोषण संबंधी सामग्री बनाने की कला और तकनीकों के विषय में भी बताया गया है। ऊपर बताए गए अध्ययन में लाभार्थियों में अधिक चेतना जगाने के लिए जो तरीके प्रयोग किए गए थे वे इस प्रकार हैं। कुछ भाषाओं में एक पत्रिका, न्यूट्रिशन, अंग्रेजी, पोषण, हिंदी, पोषण, तेलुगु, डंडा, ये पत्रिकाएं लोगों में काफी प्रचलित हुई। कुछ वीडियो फिल्में भी बनाई गई। टेलीविजन पर इनके प्रसारण की व्यवस्था भी की गई। ऑल इंडिया रेडियो, हैदराबाद से पोषण और स्वास्थ्य के विषयों पर प्रसारण किया गया। इसके फलस्वरूप पाया गया कि अधिकांश लाभार्थियों ने गोलियां लेने में अपनी इच्छा जाहिर की। 23.5 सारांश। गांव और शहरी गंदी बस्ती में रहने वाले अधिकतर लोग आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से कमजोर होते हैं। कम क्रय क्षमता अर्थात पैसों के अभाव के कारण वे अपने आहार में पौष्टिक खाद्य पदार्थों अर्थात अधिक विटामिन, खनिज लवण तथा प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ को सम्मिलित नहीं कर पाते हैं। इसी कारण वे कई प्रकार से पोषणहीनता जन्य विसंगतियों से पीड़ित हो जाते हैं। पोषक तत्वों की कमी से होने वाली विसंगतियों के नियंत्रण तथा उनके दुष्प्रभावों को रोकने के लिए सरकार ने कुछ रोग निरोधक कार्यक्रम आरंभ किए हैं। इस इकाई में आपने 3 रोग निरोधक कार्यक्रमों के बारे में पढ़ा। पोषणजन्यता की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय निरोधक कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक शाला पूर्व बच्चे को 15 वर्ष 6 महीने में एक बार विटामिन ए की बड़ी खुराक 2 लाख IU दी जाती है। इस कार्यक्रम में ऐसा प्रस्ताव रखा गया है कि ये खुराक लाभार्थी के घर जाकर दी जाए और इसका उचित रिकॉर्ड रखा जाए। यह इसीलिए जरूरी है क्योंकि बड़ी खुराक दोबारा 6 महीने से पहले नहीं लेनी चाहिए। पोषणजन्य नियंत्रण संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती, स्तनपान कराने वाली और परिवार नियोजन को अपनाने वाली महिलाओं को लौह तत्व व फोलिक अम्ल की गोलियां दी जाती हैं। हर गोली में 60 मिलीग्राम लौह तत्व और 500
ग्रामफोलिक अम्ल होता है। बहुत छोटे बच्चे जो गोलियां निगल नहीं सकते, उन्हें दवाई का घोल दिया जाता है। आयोडीन रोग निरोधक कार्यक्रम का उद्देश्य देश में गलगंड की समस्या से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को साधारण नमक के स्थान पर आयोडीनीकृत नमक देकर सुलझाना है। नमक को पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीनीकृत करने के लिए 1,00,000 हिस्से नमक में 25 हिस्से आयोडीन मिलाने का सुझाव दिया गया है। इतनी मात्रा का प्रस्ताव इसलिए रखा गया है जिससे एक व्यक्ति जो एक दिन में 10 ग्राम नमक लेता है, उसके शरीर में 150 ग्राम आयोडीन पहुंच जाए। गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु में नमक बनाने के कारखाने हैं। सुरक्षित नमक फुटकर दुकानों के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाता है। 23.6 शब्दावली गर्भपात, बच्चे के जन्म से पूर्व गर्भ गिरना। स्थानिक बीमारी, जब एक बीमारी आम हो जाती है और किसी स्थान के काफी लोग उससे प्रभावित होते हैं तो उसे स्थानिक बीमारी कहा जाता है। निरोधक कार्यक्रम, बचाव या नियंत्रण के लिए कार्यक्रम।